हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन पेपर के बारे में। किसके बारे में? क्वेश्चन पेपर के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने सिलेबस के बारे में जाना, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर के बारे में। किसके बारे में? मॉडल पेपर के बारे में, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो उससे संबंधित हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। पर यूनिट से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में पर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों में से कोई एक करना कंपलसरी रहता है। वर्ड्स लिमिट की ध्यान रखें, क्योंकि वर्ड लिमिट का होना भी आवश्यक है, क्योंकि जो मार्क है बी पार्ट के वो है 10 मार्क पर क्वेश्चन। तो इसलिए उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। लिथियम से सीजियम तक क्षार धातुओं के कार्बोनेट की ऊष्मा, लिथियम से सीजियम तक क्षार धातुओं के कार्बोनेट की ऊष्मा से अपघटन होने की क्षमता कैसे बदलती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, लिथियम से सीजियम तक जाने पर कार्बोनेट की ऊष्मीय स्थिरता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें लिथियम के कार्बोनेट की, तो ये अपघटन करके किसमें टूटता है? तो ये टूटता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो ये 1273 केल्विन पर भी क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर। जबकि यहाँ टेम्परेचर कितना है? तो यहाँ पर टेम्परेचर है 733। तो 733 केल्विन पर क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। जबकि ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी अपघटन नहीं करता है। कारण क्या है इसका? तो धनायन का आकार बढ़ने से कार्बोनेट आयन का ध्रुवीकरण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। इसलिए एमओ बंध मजबूत हो जाता है। एम मतलब मेटल, ओ मतलब ऑक्सीजन, और अपघटन क्या हो जाता है? कठिन। तो लिथियम की बात करें तो 733 केल्विन पर आसानी से अपघटित हो जाता है। लेकिन सोडियम के अगर कार्बोनेट की बात करें तो वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर भी पर भी अपघटित नहीं हो पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिथियम से सीजियम तक क्षार धातुओं के कार्बोनेट की ऊष्मा अपघटन की क्षमता बदल जाती है। कारण क्या है? धनायन का आकार बढ़ने से कार्बोनेट आयन का ध्रुवीकरण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। फिर आता है हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या अंतर है? एस्टर को अल्कोहल में कौन अपचयित करता है या फिर करेगा? तो हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये क्या है? प्रबलतम अपचायक है। क्या है? प्रबलतम अपचायक है। जबकि NaBH4 मतलब सोडियम बोरोहाइड्रेट की बात करें तो ये मृदु अपचायक है। क्या है? मृदु अपचायक है। अपचायक का मतलब क्या होता है? तो अपचायक का मतलब है स्वयं का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में क्या होता है? विलय। और एस्टर अम्ल और एमाइड सभी को क्या करता है? अपचयित करता है। क्या करता है? अपचयित करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जल और अल्कोहल में क्या होता है? विलय। पर केवल एल्डिहाइड कीटोन को अपचयित करता है, एस्टर को नहीं कर पाता। इट मीन्स एस्टर के लिए कौन कार्य करेगा? तो एस्टर के लिए कार्य करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्यों कार्य करेगा? तो क्यों का रीजन है प्रबलतम अपचायक प्रकृति का। अतः एस्टर को अल्कोहल में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचयित करेगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबलतम अपचायक है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो मृदु अपचायक है। कैसा है? मृदु अपचायक है। फिर बात करते हैं हमारे सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट है सयुग्मी डाइन किसे कहते हैं, और एक 3 ब्यूटाडाइन का उदाहरण लिखिए। तो ब्यूटाडाइन सिंपल सा है। डाइइन का मतलब क्या होता है? हम केमिस्ट्री में डाई का यूज कब करते हैं? जब संख्या क्या हो? 2 हो। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड। जैसे एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी वही चीज रहने वाली है। डाइइन इसका मतलब डबल बॉन्ड कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे।
सयुग्मी डाइन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि द्विआबंध जो है वो एकांतर क्रम में होंगे, मतलब एक छोड़ के। जैसे फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से। तो वे यौगिक जिनमें दो द्विबंध एकल आबंध द्वारा अलग अलग हो जाते हैं, जैसे सामान्य सूत्र देख सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण होता है जिससे अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है। उदाहरण के लिए 1,3 ब्यूटाडाइन। तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यह रबर और नियोप्रोपिन बनाने में काम आता है। किसमें काम आता है? रबर और नियोप्रोपिन बनाने में काम आता है। तो ध्यान क्या रखना है, डबल बॉन्ड होंगे और वो भी कितने होंगे? दो होंगे, एकांतर क्रम में। फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर पर, एक एल्काइन अम्लीय गुण दिखाता है पर एल्केन नहीं दिखाता। इसका कारण सोडियम एमाइड होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। इसका कारण और सोडियम एमाइड से होने वाली क्रिया, अभिक्रिया विधि। तो एक एल्काइन में sp संकेत कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। एल्काइन का मतलब क्या है? तो CH123CH एल्काइन है। यहाँ पे अगर संकरण की बात करें तो संकरण क्या होगा? sp संकरण होगा। कौन सा होगा? sp। क्योंकि sp कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता sp3 से क्या होती है? अधिक। अभिक्रिया अपने पास में क्या? तो अभिक्रिया अपने को दे रखी है। तो अभिक्रिया हमें क्या दे रखी है? तो अभिक्रिया है हमारे पास में Rc ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2। तो गिवस में हमारे पास में क्या आ जाएगा? तो गिवस में आप देख सकते हैं Rc ट्रिपल बॉन्ड CNA और साथ में क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। तो एल्केन में sp3 कार्बन हाइड्रोजन बंध कम अम्लीय होता है, अतः वो NaNH2 जैसे प्रबल क्षार से भी प्रोटॉन नहीं देता है। तो सिंपल सी बात है, एल्काइन के अंदर संकरण कौन सा है? sp संकरण है। कौन सा है? sp। एल्केन में कौन सा संकरण संकरण होगा? तो उसमें sp3 होगा। कौन सा होगा? 3 होगा। और sp संकरण के कारण उसका हाइड्रोजन कैसा होता है? अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। कैसा दर्शाता है? अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। तो हमें अभिक्रिया पूछी थी, तो हमने अभिक्रिया भी लिख ली। किसे पूछी थी? सोडियम एमाइड। तो ये हमारे पास में सोडियम एमाइड। फिर हमारे पास में आता है 5 नंबर पे, हक्कल का 4n 2 नियम लिखिए। क्या है? 4n 2 नियम क्या है? और पिरिडिन एरोमेटिक है या नहीं, कारण सहित बताइए। 4n 2 का मतलब क्या है? तो 4n+2 ये हमारे पास में नियम होता है। हकल का नियम एरोमेटिक यौगिकों से संबंधित होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि बेंजीन वलय में कितने पाई बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल n का मतलब होता है बेंजीन की संख्या। जैसे मान लो बेंजीन खुद की बात करें तो उसमें एक ही है बेंजीन, तो 1 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4+2 कितना आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 3 बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब बेंजीन में कितने पाई बंधित, सॉरी कितने पाई बंद होने चाहिए? 3 पाई बंद होने चाहिए। और हम जानते हैं बेंजीन में 3 द्विआबंध एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। तो हकल का नियम के अनुसार कोई समतलीय प्लेनर चक्रीय पूर्णतः सयुग्मी तंत्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। प्रीडिन एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। क्यों है? क्योंकि वलय में 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का एकांकी युग्म sp2 संकरण में है तो पाई तंत्र में भाग नहीं लेता है। तो जो नाइट्रोजन का एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किसमें है? sp2 कक्षक में है, इसलिए भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि अपन जानते हैं नाइट्रोजन जो है वह सामान्य रूप से NH3 में स्थायी होता है, तो उसके पास में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो शेष बचते हैं। फिर आता है हमारे पास में नाइट्रो समूह मेटा निर्देशक क्यों होता है? 2 कारण दीजिए। तो नाइट्रो समूह मेटा निर्देशक क्यों होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सामान्य रूप से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑर्थो और पैरा स्थितियों में बनते हैं। किसमें बनते हैं? ऑर्थो और पैरा स्थितियों में बनते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। क्यों?
तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बात आती है NO2 मतलब नाइट्रो समूह मेटा निर्देशक और निष्क्रियकारी समूह है। कैसा है? निष्क्रिय है। कारण क्या रहेगा? फर्स्ट है हमारे पास में माइनस आई प्रभाव, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खींचता है। क्या करता है? खींचता है। माइनस है इसका मतलब क्या करेगा? खींचेगा। दूसरा हमारे पास में है माइनस एम प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट। माइनस एम प्रभाव से अनुनाद में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर धनावेश आ जाता है। क्या जाता है? धनावेश आ जाता है, जिससे विद्युत स्नेह इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण कठिन हो जाता है, अतः प्रतिस्थापन मेटा स्थिति पर होता है। अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने? तो माइनस एम प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा पर तो क्या आ गया? धनावेश आ गया। क्या आ गया? धनावेश। तो मजबूरन फिर उसको प्रोडक्ट कहाँ बनाना पड़ता है? तो उसको बनाना पड़ता है मेटा स्थिति पर। किस पर बनाना पड़ता है? मेटा स्थिति पर बनाना पड़ता है। फिर हमारे पास में आता है राउल्ट नियम। विलियन जो यूनिट है उसका क्वेश्चन। राउल्ट नियम क्या कहता है? इसका सूत्र लिखिए, मतलब राउल्ट नियम का अपने को क्या लिखना है? कथन लिखना है। तो राउल्ट नियम क्या कहता है? तो कहता है कि आदर्श विलयन में विलायक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो जो वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब है, वो किसके समानुपाती होगा? मोल प्रभाज, जिसको हम बोलते हैं मोल भिन्न। तो हमारे पास में है सूत्र क्या है? पी एस। यहाँ पे हम लिखते हैं पी एस इक्वल में क्या है? एक्स सॉल्वेंट मल्टीप्लाई किससे करे हैं? पी एस नॉट से। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? एक सूत्र आ गया। पी एस का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हो सॉल्वेंट के लिए, तो इसमें ध्यान क्या रखना है अपने को? तो ध्यान ये रखना है कि शुद्ध वाष्प दाब और मोल भिन्न का जो गुणनफल है वो किसके बराबर हो जाएगा? वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। यहाँ पी एस जो है वो विलयन का वाष्प दाब है। किसका है? विलयन का वाष्प दाब है। ये एस फॉर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट विलायक का, और पी एस जो है वो क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो ये शुद्ध वाष्प दाब हो जाएगा विलायक का, विलायक की मोल भिन्न, और ये विलयन को प्रदर्शित करता है। फिर विलय अवाष्पशील हो तो यही लागू होता है। अब बात यहाँ पर ये भी आती है कि कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती है कि विलयन का अगर वाष्प दाब है, किसका है? विलयन का वाष्प दाब है, इसका मतलब वो विलय और विलायक दोनों पर निर्भर करेगा। तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान दें, पी एस इक्वल किसके होगा? तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे, पी ए प्लस पी बी, मतलब विलयन का वाष्प दाब विलय और विलायक दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है विलय अवाष्पशील है, मतलब विलय की वाष्प नहीं बनती। तो जब विलय की वाष्प नहीं बनती, तब विलायक का वाष्प दाब ही किसका वाष्प दाब होगा? विलयन का वाष्प दाब होगा। फिर आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वह द्रव मिश्रण है जिसका क्वथनांक क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्वथनांक स्थिर रहता है, इसके साथ साथ में संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये बिना संगठन बदले आश्रित होता है। न्यूनतम क्वथनांक वाला उदाहरण है अपने पास में एथेनॉल जल मिश्रण। इसमें 95.4% एथेनॉल है, 4.6% जल होता है, जो 78.15 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह सामान्य एथेनॉल के 78.37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो ध्यान देंगे इधर, न्यूनतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण का एक उदाहरण। इसका कहने का मतलब क्या है? ये जो मिश्रण है वो किसका है? एथेनॉल का है। एथेनॉल का मतलब क्या आ जाएगा? C2H5OH। क्लियर है? और क्या है? इसमें जल है। क्या है? जल है। क्लियर है? जल की बात करें तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तब कितना क्वथनांक हो जाता है? तब इस विलयन का क्वथनांक होता है 78.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन दोनों को आपस में मिलाने पर क्वथनांक का मान क्या हो जाता है? कम। इसलिए इसको बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांक के। क्लियर है? अगर अधिकतम होगा तो क्या होगा? तो अधिकतम होगा इन दोनों क्वथनांक से
उसका क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्लियर है? न्यूनतम क्वथनांक कौन दर्शाते हैं? तो न्यूनतम क्वथनांक दर्शाते हैं धनात्मक अनादर्श विलयन वाले। और उच्चतम कौन दर्शाएंगे? तो उच्चतम दर्शाएगा ऋणात्मक अनादर्श विलयन। फिर बात आती है हमारे पास में गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या अंतर है? तो सिंपल सा फर्क सिर्फ मानक का है, मतलब विशेष परिस्थितियां होगी। सामान्य में नॉर्मल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह रहते हैं उनके अकॉर्डिंग। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी किसी भी ताप दाब सांद्रता पर अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता को बताता है। जिसमें हम पढ़ते हैं डेल जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में डेल जी में तापमान 298 केल्विन माना जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1। सांद्रता कितनी होती? 1। मानक अवस्था में डेल जी का मान है। संबंध अपने पास में क्या है? तो संबंध रहता है अपने पास में डेल जी इक्वल में क्या है? डेल जी नॉट। डेल जी मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल जी नॉट का मतलब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। फिर है हमारे पास में आर टी एल एन क्यू। फिर क्या दे रखा है? डेल जी का मान 0 से क्या होना चाहिए? अपने पास में स्थिति है कि डेल जी का मान अगर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है तो प्रक्रम कैसा होगा? स्वतः होगा। कैसा होगा? स्वतः होगा। फिर हमारे पास में आता है किर्चॉफ का नियम। क्या आता है? किर्चॉफ का नियम। किरचॉफ समीकरण क्या है? तो किरचॉफ समीकरण का उपयोग ताप बदलने पर अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करने में किया जाता है। ताप बदलेंगे तो सिंपल सी बात है एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। तो उसके लिए एक पंक्ति में अगर लिखना है तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास में? तो सूत्र हो जाएगा डेल एच टू इक्वल में क्या है? डेल एच वन प्लस डेल सी पी ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन। एच का मतलब एंथैल्पी, डेल एच का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन। सीपी क्या है? तो उत्पादों की ऊष्माधारिता माइनस अभिकारकों की ऊष्माधारिता। डेल दे रखा है इसका मतलब अंतर है। फिर हमारे पास में बात करते हैं हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की। तो अब तक हमने पढ़े पार्ट ए के 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में। तो क्वेश्चंस 5 रहेंगे। पर यूनिट से 2 है लेकिन करना अपने को एक ही है। पर क्वेश्चन 10 नंबर का तो टोटल हो जाएगा 50। तो 50 और 20 हो जाएंगे 70। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है बी पार्ट का, एस और पी ब्लॉक से संबंधित है। तो मैग्नीशियम तथा बेरियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट की जल में घुलने की क्षमता तथा ऊष्म स्थिरता की तुलना कीजिए। जल योजन प्रवृत्ति यहाँ क्या भूमिका निभाती है? क्लियर है? तो पहला हमारे पास में है मैग्नीशियम और बेरियम से संबंधित। तो दोनों क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। उनके यौगिकों के गुणों में क्या पाया जाता है? बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो क्या क्या अंतर है? तो पहला है जल में घुलने की क्षमता। क्या है? जल में घुलने की क्षमता। मैग्नीशियम और बेरियम क्या क्या दिखाएंगे? परिवर्तन वो देखेंगे। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट और सल्फेट की विलेयता घटती है। क्या होती है? घटती है। मैग्नीशियम का कार्बोनेट, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट जल में क्या होते हैं? अल्प विलेय होते हैं। क्या होते हैं? अल्प विलेय। जबकि बेरियम के कार्बोनेट और भी कम विलेय होते हैं। मैग्नीशियम तो कम विलेय है लेकिन बेरियम उससे भी ज्यादा क्या है? कम विलेय है। तो मैग्नीशियम के सल्फेट जल में अत्यधिक विलेय होते हैं जबकि बेरियम के सल्फेट लगभग क्या होते हैं? अविलेय। तो एक प्रकार का क्या हो गया? तुलनात्मक अध्ययन हो गया जिसका उपयोग एक्सरे में होता है। किसमें होता है? एक्सरे में होता है। बाइकार्बोनेट की विलेयता कार्बोनेट से अधिक होती है। तो ये रहा बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और बेरियम का बाइकार्बोनेट दोनों जल में विलेय है। क्या है? विलेय है। पर विलयन में अस्थायी रहते हैं। क्या रहते हैं? अस्थायी रहते हैं। और गर्म करने पर किसमें बदल जाते हैं? कार्बोनेट में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? कार्बोनेट। तो हम कह सकते हैं इनका व्यवहार जो है वो लगभग क्या है? भिन्न भिन्न है। क्या है? भिन्न भिन्न है। किसी स्थितियों में ये लगभग समान दर्शा सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और बेरियम का
बाइकार्बोनेट। दोनों स्थितियों में जल में क्या है, विलय है। और अगर कार्बोनेट और सल्फेट की बात करें तो इस स्थितियों में दोनों क्या दर्शाते हैं, अलग अलग। फिर आता है ऊष्मीय स्थिरता। कार्बोनेट को गर्म करने पर धातु ऑक्साइड और CO2 निकलता है। क्या निकलता है, CO2 निकलता है। स्थिरता का क्रम क्या है, देखो सिंपल सी बात है। सेकेंडरी की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हम पढ़ते हैं ना वो ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो देखो बेरिलियम के कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट। तो सबसे कम स्थिरता बेरियम की है, और उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी ऊर्जाओं के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देख सकते हो स्कूटर और ये बाप रोएरा जी जो भी है, तो उसका वैसे भी हम नहीं पढ़ते, अपन लास्ट वेरिएंट तक ही पढ़ते हैं। तो MgCO3 की लगभग 350 डिग्री सेल्सियस पर अपघटित हो जाता है। बेरियम कार्बोनेट की बात करें तो उसको चाहिए 1450 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका उसमें स्थायित्व तो सबसे अधिक होगा। सल्फेट की स्थिरता भी इसी क्रम में बढ़ती है, तो सल्फेट की जो क्रम है वो भी सेम रहेगा। इस कारण बड़े Ba2+ आयन का आवेश घनत्व कम होने से कार्बोनेट आयन का ध्रुवीकरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जल योजन प्रवृत्ति की भूमिका। फिर क्या है, Mg2+ का आकार छोटा, आवेश घनत्व अधिक होने के कारण इसकी जल योजन ऊर्जा क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। तो जल योजन में क्या ध्यान रखना है, तो जल योजन में ध्यान रखना है छोटा बिकम्स बड़ा, बड़ा बिकम्स छोटा। मतलब जो छोटा होगा उसकी जल योजन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। तो मैग्नीशियम छोटा है इसलिए उसकी जल योजन क्षमता अधिक है। विलेयता जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा पर भी निर्भर करती है। तो विलेयता किस पर निर्भर करती है, जालक ऊर्जा पर और जल योजन ऊर्जा पर। MgSO4 में जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए क्या है, विलय। बेरियम सल्फेट में जालक ऊर्जा अधिक और जल योजन ऊर्जा क्या होती है, कम। तो परिस्थितियां यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी सी डिफरेंट, इसलिए क्या है, अविलय। Mg2+ 6 जल अणुओं से जुड़कर MgH2O6 हॉल कोष्टक 2+ बनाता है। क्या बनाता है, Mg, और जल के कितने अणु हैं हमारे पास में, 6 है, और हॉल कोष्टक +2, क्योंकि इसकी तो क्या होती है ऑक्सीजन अवस्था 0 उदासीन यौगिक है, और Mg की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, +2 होती है। कितनी होती है, +2। फिर हमारे पास में आता है सिलिकॉन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड की संरचना बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो हमारे पास में सिलिकॉन की बात है, तो सिलिकॉन और सल्फर दोनों पी ब्लॉक के तत्व है। किसके तत्व है, पी ब्लॉक के तत्व। और ये विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। पहला हमारे पास में सिलिकॉन के ऑक्साइड, मुख्य रूप से सिलिका बोलते हैं। ये रेत और क्वार्ट्ज का मुख्य घटक है, मुख्य रूप से रेत और क्वार्ट्ज। संरचना क्या रहेगी, तो इसमें प्रत्येक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा होता है। कैसा जुड़ा होता है, चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा होता है। प्रत्येक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन को जोड़ती है। यह त्रिविमीय जालक 3D नेटवर्क बनाता है। SiO2 अम्लीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। जैसे आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके गैस बनाता है, जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ठोस बनाता है। ऐसा क्यों, ऐसा भी आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे। बनाने की विधि, सिलिकॉन को वायु में 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, SiO2, इसको क्या बोलते हैं, सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिका। उपयोग कहाँ होता है, तो कांच, सीमेंट, अर्धचालक बनाने में। कहाँ होता है, कांच, सीमेंट और अर्धचालक बनाने में किया जाता है। क्लियर है। फिर बात करें सल्फर के ऑक्साइड की, किसकी बात करें, सल्फर के ऑक्साइड की। तो इसमें मुख्य ऑक्साइड कौन सा है, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड।
डाई मतलब 2 है, ट्राई मतलब 3 है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। कैसी है? रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। बनाने की विधि क्या रहेगी, तो सल्फर को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड, संरचना क्या होगी, वी आकार की है, सल्फर पर sp2 संकरण है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा। बंध कोण कितना है, 119 डिग्री सेल्सियस। उपयोग किसमें होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। और सेकंड उपयोग क्या है, विरंजक के रूप में। किसके रूप में है, विरंजक। तो शॉर्ट एंड स्वीट में हमने काफी सारी डिटेल एक साथ पढ़ ली। तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, सल्फर को वायु में जलाकर बनाते हैं, संरचना इसकी वी आकार की है, संकर्ण इस पर sp2 रहेगा, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं, बंध कोण 119 डिग्री है। उपयोग है H2SO4 बनाने में। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अभिक्रिया हमेशा न्यू लाइन से लिखे। कैसे लिखे, न्यू लाइन से। समझाने के लिए हम साइड में लिख रहे हैं वो अलग बात है, बट आपको एग्जाम के अंदर अभिक्रिया हमेशा न्यू लाइन से लिखना है। और कोशिश ये करें कि अभिक्रिया एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाए। बड़ी बड़ी अभिक्रिया होती है उसको एरो बना के अच्छे से व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। फिर आता है ये कैसा है, रंगहीन ठोस है। कैसा है, रंगहीन ठोस है। जबकि SO2 कैसी है, गैस है। कैसी है, गैस है। बनाने की विधि क्या रहेगी, तो संपर्क विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। उत्प्रेरक कौन है, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, जो डी ब्लॉक में काम आता है, जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में भी काम आने वाला है। और टेम्परेचर कितना है, 450 डिग्री सेल्सियस। संरचना रहेगी समतलीय त्रिकोणीय, सल्फर पर sp2 संकरण होता है, 3 H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध समान रहते हैं। यह जल से तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। उपयोग है सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का सबसे बड़ा उपयोग क्या है, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। किसमें है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। फिर हमारे पास में आता है डाइईन और एल्काइन के बारे में। क्लियर है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे डाइईन तथा एल्काइन। तो डील्स एल्डर अभिक्रिया क्या है, इसकी क्रियाविधि का एक उदाहरण दीजिए, इसका उपयोग बहुलक निर्माण में कैसे होता है वो भी बताना है। तो डील्स एल्डर अभिक्रिया एक सयुग्मी डाइन और एक एल्कीन के बीच 4+2 चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया है, जिसमें 6 सदस्य वलय बनता है और ये उष्मीय परिस्थिति में होता है, मतलब तापमान की आवश्यकता होगी, उष्मीय परिस्थिति है। तो ये सयुग्मी डाइन है। कैसी है, सयुग्मी डाइन का मतलब द्विआबंध जो है वो एकांतर क्रम में उपस्थित होगा। यह समकालिक अभिक्रिया है जिसमें बंध टूटना और बनना एक साथ होता है, तो टूटेगा भी और बनेगा भी। डाइन के 4 पाई इलेक्ट्रॉन और डाई नोफाइल के 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 नए सिग्मा बंध बनाते हैं। यह संयोग है, अभिक्रिया प्रतिवर्ती नहीं है और उच्च स्थायित्व वाला उत्पाद प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह जैसे COOR, CN, डाई डाइइनोफाइल पर होने से अभिक्रिया तेज हो जाती है। उदाहरण के लिए हमारे पास में क्या रहेगा, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एथिलीन। और उत्पाद में क्या है हमारे पास में, उत्पाद में हमारे पास में साइक्लोहेक्सीन। क्या है, उत्पाद में रहेगा साइक्लोहेक्सीन। इन है, इसका मतलब इसमें एक क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। अभिक्रिया आपके सामने है, देख सकते हैं। सयुग्मिडाइन है, द्विआबंध, सिंगल बॉन्ड, द्विआबंध। तो ये 4 और ये 2, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट हमने इसी के अंतर्गत पढ़ा है कि 4+2, हाँ ये रहा 4+2। तो देख सकते हैं 4+2 और साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, उपयोग की बात करें तो बहुलक में उपयोग। तो उपयोग है हमारे पास में नियोप्रीन रबर बनाने में। तो नियोप्रीन रबर बनाने में क्लोरोप्रोपिन का डाइमर इसी अभिक्रिया से बनता है।
फिर हमारे पास है मैलिक एनहाइड्राइड और फ्यूरेन की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद बहुलक की संख्या बढ़ाने में क्या आता है, काम आता है। यह अभिक्रिया एंडो उत्पाद बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग औषधीय संश्लेषण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? औषधीय संश्लेषण में किया जाता है। तो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और लास्ट में हमने इसको क्या बताया, बहुलक के उपयोग भी बताए हैं। फिर हमारे पास में अथवा का क्वेश्चन आता है कि एल्काइन विद्युत नहीं योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। मार्कोनिकॉफ नियमानुसार हाइड्रोजन ब्रोमाइड के जुड़ने को भी समझाना है। ध्यान रहे आपको एग्जाम में अथवा वाले जो क्वेश्चन रहेंगे बी पार्ट के, एक यूनिट से दो रहेंगे, आपको दोनों में से कोई एक ही करना है, यह बात विशेष रूप से जान ले। ऐसा नहीं कि बी पार्ट के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 5 कर लिए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर है जो आपको क्वेश्चन पैटर्न को समझाता है। दोनों इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट न रहे। क्लियर है? लेकिन आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही करना है। फिर हमारे पास में बात आती है विद्युत स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की। तो एल्काइन पर एचएक्स का योग दो चरणों में होता है क्योंकि पाई बंध उपस्थित होते हैं। एल्काइन है इसका मतलब सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड की जगह क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। डाइन के अंदर डबल बॉन्ड थे, जबकि आइन है इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो दो सिग्मा और एक सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई और एक सिग्मा होगा। तो चरण क्या रहेंगे, तो फर्स्ट चरण है हमारे पास में H प्लस आयन। तो चरण है हमारे पास में H प्लस आयन के H प्लस आयन एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन पर आक्रमण करके वाइनेल कार्बोधनायन बनाता है। क्या बनाता है? वाइनेल कार्बोधनायन। यह sp2 संक्रित होता है। कैसा होता है? sp2 संक्रित और क्या है, कम स्थायी है। क्या है? कम स्थायी है। तो पहला चरण आपके सामने है, देख सकते हो आप। तो ये हमारे पास में जैसे उसमें लिखा हुआ H प्लस एल्काइन का, तो यहाँ पे देख सकते हो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे देख सकते हो एल्काइन है, H प्लस के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो H प्लस के साथ में जैसे ही इसने अभिक्रिया की तो क्या हो गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया। कहाँ पर आ गया? ला, लास्ट वाले कार्बन पर। तो ये वाला इधर आ गया। तो देख सकते हो आर, तो ये आर, सी के पास में सिंगल बॉन्ड, तो सी के पास में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे इसने ग्रहण किया तो एक हाइड्रोजन पहले से था, अब इसको एक और मिल गया, तो सी एच से बन गया CH2 बन गया। अब बात आती है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा नहीं क्योंकि इसकी संयोजकता अब सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड में कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ ध्यान देंगे तो कार्बन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड अभी भी मिसिंग है मतलब कम है, इसलिए हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, प्लस का सिंबल लगा दिया है। कौन सा लगा दिया? प्लस का। फिर हमारे पास में सेकंड चरण है कि X माइनस आयन कार्बोधनायन पर आक्रमण करके वाइनिल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? वाइनिल हैलाइड। तो ये हमारे पास में जो हमारे पास में प्रोडक्ट आया था उसकी अभिक्रिया हम X माइनस के साथ मतलब हैलाइड के साथ कराई। हम जानते हैं माइनस वाला सिरा कहाँ जुड़ता है? प्लस की ओर जुड़ता है। तो ये प्लस के साथ जोड़ दिया और डबल बॉन्ड अभी भी है। फिर क्या, यदि HX यदि अधिक HX हो तो दूसरा योग होकर जेमिनल हैलाइड सॉरी जेमिनल डाइहैलाइड बनाता है। तो देख सकते हो ये वाला इसमें बना दिया हमने। और क्या हो सकता है, अगर मध्यवर्ती हमारे पास में ये हो तो क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दो बनाएंगे। डाई है इसका मतलब हेलोजन कितने हो जाएंगे, दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलोजन कितने हमारे पास में, दो। तो इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड से क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड है। और सामान्य परिस्थितियों में ये भी बन सकता है। ठीक है, तो उसमें लिखा हो ना यदि HX अधिक हो तो ये हमारे पास में एक प्रकार की सिचुएशन दे रखी है। उसके बाद की बात करें तो हमारे पास में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों पूछा है। अब बात करें मार्कोनिकॉफ की तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। प्रोपाइन प्लस HBr गिव अस में 2 ब्रोमो प्रोपीन मुख्य उत्पाद
कारण क्या रहेगा, H+ जुड़ने से द्वितीयक वाइनिल कार्बोधनायन CH3 C+ डबल बॉन्ड CH2 बनता है। जो प्राथमिक कार्बोधनायन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड प्लस H से अधिक स्थायी होता है। तो अपने को किसके साथ में करवानी है, प्रोपाइन के साथ में करवानी है। तो अगर हम प्रोपाइन के साथ करवाएं तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 हो गए बराबर 2, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि कार्बन की जो संयोजकता वैलेंस है वो बराबर हो, 2 और 2 4, 2 3 और 1 4, 3 और 1 4। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा रहे हैं, HBr के साथ में, ये आगे HBr। क्लियर है। अब इसमें क्या बोला है, तो सिंपल सी बात है, अपन जानते हैं ये किस में टूटेगा, H+Br-, क्योंकि हमेशा बंध विखंडन विद्युत ऋणता के आधार पर होता है। ध्यान क्या रखना है, ऋण आवेशित भाग उस आबंधित कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड के राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, इसके साइड में 1 है, 1 कम है, इसलिए ऋण आवेशित भाग उधर जुड़ गया। धनावेशित भाग उधर जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो हमारे पास में क्या बन गया, CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा Br और सिंगल बॉन्ड CH3। ये आ गया हमारे पास में मार्कोनिकॉफ में। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ सिंपल सा है, थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। इसमें भी HBr का योग करवाया जाता है, किसका करवाते हैं, HBr का। बट इसमें एक उत्प्रेरक काम में लिया जाता है जिसको बोलते हैं पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। जब भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तब क्या होता है, तो तब यहाँ पर क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मुक्त मूलक। तो यहाँ पर एंटी मतलब विपरीत, इसमें Br कहाँ जा रहा था, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम, अब Br कहाँ जाएगा, जहां पर डबल बॉन्ड से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। ये कहाँ जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो ये फर्क है हमारे पास में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। दूसरा चीज ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ को खरास प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खरास प्रभाव। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, HCl और HI में ये प्रभाव नहीं दिखता, ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये हमारे पास में था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। फिर उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एरोमेटिक तथा एरिन। क्या आता है, एरोमेटिक तथा एरिन। इसमें क्या ध्यान रखना है, तो बेंजिल पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनीकरण की क्रियाविधि सिग्मा संकुल बंध बनाने के साथ लिखिए, कार्बोधनाइन के पुनर्विन्यास से क्या समस्या आती है वो भी अपने को इसमें बताना है। तो फर्स्ट हमारे पास में फ्राइडल क्राफ्ट या फिर फ्रीडल क्राफ्ट भी बोलते हैं या फिर फ्रीडल क्राफ्ट भी कहते हैं। में बेंजीन पर एल्किल समूह जुड़ता है। कौन सा समूह जुड़ता है, एल्किल समूह जुड़ता है। फर्स्ट में क्या है, एल्किल हैलाइड निर्जल AlCl3 के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, क्या बनेगा, कार्बोधनायन। और तो देखो एल्किल हैलाइड मतलब RCl अभिक्रिया AlCl3 के साथ में करवा रही तो कार्बोधनायन बनता है। तो देख सकते हैं R का क्या बन गया, R+, Cl चला गया इधर, तो AlCl3 और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। तो ये क्या है, प्रबल विद्युत स्नेही अभिक्रिया है। कौन सी है, प्रबल विद्युत स्नेही, या फिर जिसको नाभिक स्नेही भी कह सकते हैं। फिर आता है चरण 2 में, R+ बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर आक्रमण करके सिग्मा संकुल बनाता है जिसमें कार्बन sp3 संकृत हो जाता है तथा धनावेश वलय पर अनुनाद से विस्थानीकृत हो जाता है। फिर थर्ड हमारे पास में आता है AlCl3 आयन सिग्मा संकुल से H+ खींच लेता है, एरोमेटिक पुनः स्थापित हो जाता है, AlCl3 उत्प्रेरक वापस मिल जाता है। उत्पाद में क्या है अपने पास में, एल्किल बेंजीन। मतलब क्या, बेंजीन की अभिक्रिया हम अगर एल्किल के साथ करवाए, किसके साथ में, एल्किल के साथ में करवाए तो क्या होगा, तो ये हमारे पास में अभिक्रिया है। तो देख सकते हैं हमारे पास में 3 स्टेप थे, तीनों से संबंधित अभिक्रिया। तो बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में करवाते हैं AlCl3 की उपस्थिति में,
तो C6H5R एल्किल समूह जुड़ गया और जो हाइड्रोजन निकला है वो Cl के साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है। क्लियर है? तो ये पहला चरण था। दूसरा हमने एल्किल हैलाइड का पढ़ा था जिसमें R प्लस और AlCl4 माइनस पढ़ा था। अब नेक्स्ट स्टेप अपने पास में कि एल्किल हैलाइड जो है मतलब बेंजीन से क्या जुड़ रहा है, R जुड़ रहा है, प्लस है क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता से अधिक है। AlCl4 माइनस है, ये मध्यवर्ती है, इसका उत्पाद नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा, देख सकते C6H5R, C6H5R। और सेकेंड हमारे पास में HCl, तो ये रहा HCl। और फिर हमारे पास में था AlCl4, तो ये रहा AlCl3, क्योंकि AlCl4 जो है वो स्थायी नहीं होता है। क्लियर है? तो लैंग्वेज हमने अपने को थोड़ी सी टफ लग सकती है, बट रिएक्शंस जब भी देखते हैं तो हमारे पास में वो जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो आप चाहे तो रिएक्शन याद रख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आप ये बना सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। फिर हमारे पास में आता है पुनर्विन्यास की समस्या। तो बनने वाला कार्बधनायन यदि कम स्थायी है तो अधिक स्थायी कार्बधनायन में पुनर्विन्यास कर लेता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, अणु सूत्र समान रहेगा, बस जो कार्बधनायन मतलब जो धनावेश जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है ताकि वो क्या रहे, अधिक स्थायी रहे। उदाहरण के एन प्रोपिल क्लोराइड से एन प्रोपिल बेंजीन के स्थान पर आइसोप्रोपिल बेंजीन मतलब क्यूमीन बनता है, क्योंकि प्राथमिक कार्बधनायन द्वितीयक कार्बधनायन में हाइड्रोजन शिफ्ट द्वारा बदल जाता है, इसीलिए केवल मैथिल एवं एथिल बेंजीन सीधे बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। कैसे? तो सिंपल सी बात है, देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 प्लस, प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे CH3 होना चाहिए बट CH2 है। सेकेंड हमारे पास में ये CH3 CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर CH2 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, CH2। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 2 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उसका स्थायित्व तो उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए प्राथमिक से किस में बदल जाते हैं, द्वितीयक में, क्योंकि ये प्राथमिक कार्बधनायन है जबकि ये द्वितीयक कार्बधनायन होते हैं। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में इसका अथवा का क्वेश्चन आता है। तो अथवा में क्या रहेगा, एरोमेटिक विद्युत प्रतिस्थापन में सक्रियकारी तथा निष्क्रियकारी समूह किसे कहते हैं, मैथिल समूह तथा नाइट्रो समूह का ऑर्थो पैरा अनुपात समझाइए। तो सिंपल सा है, ये हमारे पास में सक्रियकारी, ये हमारे पास में निष्क्रियकारी। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाकर विद्युत स्नेह या फिर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन को तेज कर देते हैं। ये ऑर्थो पैरा निर्देशक होते हैं, मतलब ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास में हाइड्रोक्सी है, एमीन मतलब OH है, NH2 है, CH3 है, OR है, इसमें प्लस आई या फिर प्लस एम प्रभाव होता है। कौन सा होता है, प्लस आई या फिर प्लस एम प्रभाव होता है। निष्क्रिय में कौन है, जो बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींचकर प्रतिस्थापन को क्या कर देते हैं, मंद। ये मेटा निर्देशक होते हैं। कैसे होते हैं, मेटा निर्देशक, मतलब उत्पाद मेटा पर बनता है। तो उसमें मुख्य रूप से कौन आता है, नाइट्रो समूह। कौन आता है, नाइट्रो, साइनाइड है, कार्बोक्सिलिक है, सल्फोनिक है। इसमें माइनस आई या माइनस एम प्रभाव होता है। हेलोजन इसका क्या है, अपवाद है। निष्क्रियकारी पर ऑर्थो और पैरा निर्देशक। क्लियर है? फिर हमारे पास में आता है मैथिल समूह का ऑर्थो पैरा अनुपात। तो मैथिल समूह प्लस आई प्रभाव और अतिशय युग्मन से सक्रियकारी है। टोलुइन के नाइट्रीकरण पर 58% पैरा नाइट्रोटोलुइन और 37 ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन बनता है। हम जानते हैं ऑर्थो की कंपैरिजन में पैरा जो है वो अधिक मात्रा में बनता है और अधिक स्थायी होता है। पैरा उत्पाद अधिक पैरा उत्पाद अधिक, क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर त्रिविम बाधा होती है। अनुपात लगभग 1:1.6। कहने का मतलब सिंपल सा है, ऑर्थो की तुलना में पैरा पर अधिक मात्रा में उत्पाद बनता है और अधिक स्थायी भी होता है, क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर प्रतिस्थापी समूह पास पास होने के कारण उसका स्थायित्व
कम होता है, जबकि पैरा में प्रतिस्थापी समूह अधिकतम दूरी पर होते हैं। फिर नाइट्रो समूह का ऑर्थो पैरा अनुपात की बात करें तो नाइट्रो समूह -I-M प्रभाव से प्रबल निष्क्रिय कार्य होते हैं। नाइट्रोबेंजीन का आगे नाइट्रीकरण करने पर 93% मेटा नाइट्रोबेंजीन बनता है, लेकिन मेटा के साथ साथ में ऑर्थो पैरा भी है। ऑर्थो उत्पाद लगभग नहीं बनते क्योंकि उन स्थिति पर धनावेश आ जाता है। अनुपात फिर भी हमारे पास में ऑर्थो मेटा पैरा 6:93:1 लगभग क्या है, नहीं बनते। फिर भी अगर बन भी जाते तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं। फिर हमारे पास में आता है इकाई 4 से संबंधित विलयन। इससे क्वेश्चन संबंधित है आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कब होता है? भिन्नात्मक आसवन से ऐसे मिश्रण कैसे अलग होते हैं? तो बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा आपसे एक्सप्लेन करने को कहा जाए। उसके अंदर आपको परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है, टिप्पणी भी पूछ सकते हैं, कारण समझाइए ऐसा क्यों होता है, इसकी अभिक्रिया इसके साथ में करवाए तो उत्पाद क्या बनेगा। तो इससे ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक मॉडल पेपर है, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर है राउल्ट आदर्श की बात करें तो आदर्श विलयन में राउल्ट नियम का पालन करता है। इसमें विलय विलायक और विलयन के अणुओं में अंतराणु आकर्षण बल क्या होते हैं? समान। मिश्रण पर एंथैल्पी परिवर्तन 0, आयतन परिवर्तन 0 होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास में बेंजीन और टोलुइन, एन हेक्सेन और हेप्टेन। अनादर्श राउल्ट विलयन से विचलन दर्शाता है, मतलब राउल्ट नियम से या तो मान ज्यादा होंगे या फिर कम। आकर्षण बल परिवर्तित होते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है क्योंकि ये ऊष्माशोषी और क्षेपी प्रकार के होते हैं। और आयतन परिवर्तन होता है, धनात्मक में आयतन में वृद्धि होती है, ऋणात्मक में कमी होती है। ये लो नाम लेते हाजिर हो गया ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में आकर्षण बल जो है वो क्या होते हैं? अधिक होते हैं। विलय और विलायक की तुलना में विलयन के आकर्षण बल क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अणु आपस में कसकर बन जाते हैं, इसलिए वाष्प दाब राउल्ट नियम से कम हो जाता है। तो एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक, आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होता है। एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन या फिर H2O HCl। यह हाइड्रोजन बंध बनाने से मिश्रण क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और अपन जानते हैं जैसे ठंडा होगा तो आयतन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे मिश्रण का अधिकतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी बनाता है। कैसा बनाता है? अधिकतम क्वाथी। हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा भी था। न्यूनतम क्वाथी कौन बनाता है? धनात्मक। और अधिकतम कौन बनाता है? ऋणात्मक। फिर आप भिन्नात्मक आसवन से पृथक्करण, तो ऋणात्मक विचलन बनाने वाले स्थिर क्वाथी को सामान्य आसवन से अलग नहीं कर सकते। इसे तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला अपने पास में दाब बदलकर आसवन करे। क्या करना है अपने को? दाब बदलकर आसवन करे, क्योंकि स्थिर क्वाथी संगठन किस पर निर्भर करते हैं? दाब पर निर्भर करते हैं। दूसरा है निष्कर्षण द्वारा अलग करके। तीसरा है हमारे पास में अंश विचरण आसवन करके। क्लोरोफॉर्म एसीटोन में जल मिलाकर आसवन करने से स्थिर क्वाथी जो है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये हमारे पास में भिन्नात्मक आसवन से पृथक्करण है, मतलब उसको अलग कैसे करना है। पृथक का मतलब हो जाएगा सेपरेट। फिर हमारे पास में अथवा में क्वेश्चन आता है फिनॉल जल तंत्र में ऊर्ध्वक्रांतिक विलयन ताप, जिसको बोलते हैं UCST। इसमें अशुद्धि मिलाने पर ऊर्ध्वक्रांतिक विलयन ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल वाष्प आसवन का सिद्धांत लिखिए। तो अपने पास में एक साथ काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हमको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास में UCST। तो फिनॉल और जल आंशिक विलय होते हैं, ये आंशिक विलयन के उदाहरण है। ये निश्चित ताप से नीचे दो परतों में रहते हैं। कैसे रहते हैं? दो परतों में। लेकिन जैसे इसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो परत है वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। जिस ताप पर गायब होती है वो हमारा हो जाएगा क्रांतिक ताप। जैसे वह न्यूनतम ताप जिस पर दोनों अनुपात में पूर्णतः विलय होकर स- समांगी मिश्रण बनाते, क्या बनाते हैं? समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे UGST कहते हैं, ऊर्ध्वक्रांतिक ताप वाला। फिनॉल जल के लिए
UCST 66 डिग्री सेल्सियस होता है। 66 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक परत, नीचे 2 परत। कहने का मतलब कि ये संयुग्मी विलयन बनाते हैं परत के रूप में। लेकिन जब इसको तापमान दिया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उनका जो बीच की जो लेयर है वो धीरे-धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत अपघट्य। अशुद्धि मिलाने पर UCST बढ़ जाता है। NaCl मिलाने पर 66 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसका मतलब अशुद्धि मिलाने पर टेम्परेचर में वृद्धि होती है। कारण क्या है? Na+Cl- आयन जल के अणुओं से प्रबल जल योजन कर लेते हैं, जिससे जल के कम अणु फिनॉल को घोलने के लिए बचते हैं। पहले से आंशिक विलय है, अब NaCl के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अब फिनॉल के लिए पहले की तुलना में जल के अणु और भी क्या हो गए, कम हो गए। इसे लवणन बाहर कहते हैं, सॉल्टिंग आउट कहते हैं। अध्रुवीय अशुद्धि मिलाने पर UCST घट जाती है। तो अध्रुवीय मिलाने पर क्या हो जाएगा? अशुद्धि मिलाने पर UCST घट जाती है, क्योंकि ध्रुवीय ध्रुवीय से क्रिया करेगा, अध्रुवीय कभी भी ध्रुवीय ध्रुवीय से क्रिया नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में जल वाष्प आश्वन सिद्धांत। तो जल में विलय पर उच्च क्वथनांक वाले कार्बनिक द्रव को जल वाष्प के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। डाल्टन के नियम के अनुसार क्या है? कुल वाष्प दाब मतलब पी टोटल जो है, पी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बनिक विलायक का वाष्प दाब प्लस जल, पी टोटल वायुमंडलीय दाब कितना है? 760 mm हो जाता है। मिश्रण उबलने लगता है। इसका क्वथनांक दोनों के क्वथनांक से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। आश्रित संगठन क्या है? W1/W2, और इक्वेशन अपने पास में क्या है? M1/M2 और मल्टीप्लाई P1/P2। उपयोग क्या है? एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, यूजेनॉल के शोधन में किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, पी टोटल, पी ऑर्गेनिक प्लस पी H2O। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में इकाई 5 क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है ये भी। आबंध ऊर्जा से किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो हम पढ़ेंगे अब आबंध ऊर्जा, किरचॉफ। तो आबंध ऊर्जा क्या है? तो देखो, गैसीय अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन मतलब डेल एच, जो भी जस्ट हमने पढ़ा था। अभिकारकों में टूटने वाले बंधों की बंध ऊर्जा का योग, अभिकारकों में टूटने वाले बंधों की बंध ऊर्जा का योग माइनस उत्पादों में बनने वाली बंध ऊर्जाओं का योग। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में बंध ऊर्जाओं के बनने का योग क्या है? माइनस फिर क्या हमारे पास में? डेल एच समेशन डी, मतलब टूटे हुए बंध, समेशन क्या? डी बने बंध, मतलब अभिकारक में टूटेंगे, उत्पाद में जुड़ेंगे। यह विधि तभी सही है जब सभी पदार्थ गैस अवस्था में हो। अब गैस अवस्था में है तभी ये काम आएगी, अन्य अवस्था हुई तो यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं। जैसे मिथेन का दहन, CH4, मेथेन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो सभी की जो भौतिक अवस्था है वो क्या है? गैस अवस्था में। तो टूटने वाले बंध कितने हैं? 4 कार्बन हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के। बनने वाले कितने हैं? 2 कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बनते हैं। तो डी की बात करें, अगर टूटे बंध की बात करें तो कितना हो जाएगा? CH। टूट कौन रहे हैं? CH टूट रहे हैं। और कौन टूट रहा है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन टूट रहा है। तो मान क्या है इनके? इनके इसका मान है 414, इसका 498, बनने वाले का है 799, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है 463 किलो केजी प्रति मोल। और डेल एच का अगर अपने को मान ज्ञात करना है तो बस इसी सूत्र में मान रखना है, और लास्ट में अपने पास में कितना आ जाएगा? -798, ऑलमोस्ट 800 के करीब। ऋणात्मक मान ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? क्षेपीय अभिक्रिया को, मतलब अभिक्रिया में ताप की क्या हुई है? कमी हुई है, ताप का उत्सर्जन हुआ है। अगर मान पॉजिटिव आया इसका मतलब अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? ऊष्मा शोषी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऊष्मा शोषी हो जाएगी। फिर हमारे पास में था कि किरचॉफ का समीकरण,
तो ताप के साथ एंथैल्पी परिवर्तन का संबंध बताता है। इसमें क्या है, डी डेल एच अपॉन डी टी इक्वल में क्या है, डेल सी पी। समाकलन रूप में क्या हो जाएगा, डेल एच टू इक्वल में डेल एच वन प्लस डेल सी पी टी टू माइनस टी वन। तो क्या हो जाएगा, डेल एच टू इक्वल में क्या हो जाएगा, डेल एच वन प्लस डेल सी पी टी टू माइनस टी वन। तो ये हमारे पास में समीकरण है। तो Cp किस पर निर्भर करता है, ताप पर। डेल H जो है वो क्या है, तो डेल H का मान डेल एच वन प्लस, तो समाकलन करें तो समाकलन का सिंबल हो जाएगा Cp dt। इसका उपयोग विभिन्न ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा निकालने के लिए किया जाता है। अभिक्रिया ऊष्मा निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हम इसका समाकलन रूप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में था किरचॉफ का समीकरण। फिर हमारे पास में अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक साम्य का नियम ऊष्मा गतिकी से कैसे प्राप्त होता है। केपी केसी के एक्स में संबंध स्थापित कीजिए। लासातेली सिद्धांत को समझाइए कि ताप बढ़ाने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वियोजन पर क्या असर पड़ता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ऊष्मागतिकी से साम्य नियम क्या है, ऊष्मागतिकी से साम्य नियम, तो किसी अभिक्रिया में ए बी बी और साम्यावस्था में सी सी प्लस डी डी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, स्मॉल और कैपिटल दोनों है। स्मॉल और कैपिटल का मतलब क्या होगा, एक जो है वो है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, मतलब स्मॉल गुणांक को व्यक्त करता है, ए यौगिक को व्यक्त करता है। ठीक है, अब कुछ भी मान सकते हो दोनों में। गिब्स ऊर्जा क्या हो जाएगी, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये जस्ट हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। साम्य अवस्था पर डेल जी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। और Q बराबर के माना जाता है। तो जीरो बराबर डेल जी नॉट आर टी एल एन के, या फिर डेल जी बराबर आर टी एल एन के। इसे व्युत्पन्न करने के लिए के बराबर ब्रैकेट में हमारे पास में सी स्टार में है डी डी। तो ये हमारे पास में समीकरण प्राप्त होता है। यही द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब देखो, हमारे पास में समीकरण था डेल जी इक्वल में है डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमारे पास में समीकरण है। अब अगर इस समीकरण की बात करें तो साम्य अवस्था की बात हो, किसकी बात है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था पर डेल जी बराबर क्या होता है, जीरो। तो जीरो बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब सिंपल सी बात है, अगर पक्षांतर करेंगे तो अपने पास में दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डेल जी बराबर माइनस आर टी एल एन क्यूब। प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ये रहा। और द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम का मतलब क्या होता है, ये सांद्रता जो है वो अभिकारकों की, तो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या कहलाता है, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। तो ये देख सकते हैं उनकी बातों में, जैसे कैपिटल ए है तो उसकी घात स्मॉल ए, कैपिटल बी है तो उसकी घात क्या हो जाएगी, स्मॉल बी हो जाएगी। के पी के सी के एक्स में संबंध, आदर्श गैस के लिए पी आई बराबर सी आई आर टी वाई आई पी, अतः के पी बराबर के सी आर टी एल एन बराबर में क्या, के एक्स पी एल एन। यहाँ पर डेल एन उत्पाद के गैसीय मोल माइनस अभिकारक के गैसीय मोल। अगर एन बराबर जीरो है तो के पी बराबर के सी, यदि एन इज ग्रेटर देन जीरो तो के पी इज ग्रेटर देन के सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन टू ओ फोर साम्यावस्था टू एन ओ टू में एन बराबर कितना है, एक मोल है। कितना है, एक मोल है। कहने का मतलब सिंपल सा है, अपने को क्या ध्यान देना है, अपने को ये चीज ध्यान देनी है। इधर देखो, N2O4 साम्यावस्था हमारे पास में 2NO2। यहाँ पर अणु कितने हैं, दो। यहाँ पे अणु कितना है, एक। मतलब दोनों का अंतर कितना हो गया, एक। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेल एन का मान भी कितना आ गया हमारे पास में, एक आ गया। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करें तो डेल एन बराबर जीरो, मतलब उत्पाद और अभिकारक के अणुओं की संख्या का अंतर जीरो है। इसका मतलब
केपी और केसी के मान क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में ला-सातेली सिद्धांत भी हमसे पूछा गया। तो साम्य पर बाधा डालने पर किस पर? साम्य पर बाधा डालने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिससे बाधा का प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। N2O4 गैस अवस्था में है। क्या है? गैस अवस्था में है। तो N2O4 साम्यावस्था 2NO2 और एंथैल्पी परिवर्तन कितना है? प्लस 57.2 केल्विन। प्लस आ गया इसका मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ताप बढ़ाने पर साम्य दाएं जाएगा क्योंकि तंत्र ऊष्मा अवशोषित करके ताप में वृद्धि को क्या करेगा? कम करेगा। साम्य उस ओर विस्थापित होता है जहां उसका प्रभाव नष्ट हो रहा होता है। अतः NO2 की सांद्रता बढ़ेगी, भूरे रंग की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने पर साम्य बाएं जाएगा क्योंकि मोल कम वाली दिशा में विस्थापन करता है। तो साम्य उस ओर विस्थापित होता है जहां उसका प्रभाव नष्ट होता है या फिर कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के हम इस वीडियो में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के क्वेश्चंस के पैटर्न, उसके आंसर के बारे में कंप्लीट वीडियो है। इसको इस वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चन के पैटर्न को अच्छे से समझें और इसी के बेस पे अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहे अपने अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू।